Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Anupal and I'm back with season 6, episode number 3 from the Rare Series. Rare Series में मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आता हूँ जो बहुत काइंड ऑफ अननोन है टू मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डेप्थ की ज़रूरत है. So we are going to talk about in this particular episode a very subtle point about the instantaneous axis of rotation कि किस केस में हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं अबाउट द IOR. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है एंड वो रोटेट करके ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट द मोशन इज सच दैट द एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग. ऑलराइट, सो लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, प्लेन ऑफ द बोर्ड. मैं अज्यूम करने वाला हूँ कि द एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. ऑलराइट, एंड दैट इज अ कॉमन सिचुएशन वी एनकाउंटर. उसका मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग बट द डायरेक्शन आई एम अज्यूमिंग इट्स नॉट. सो लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी इज सम ओमेगा k कैप where k is the z axis. ठीक है, तो ये z axis है एंड लेट्स से xy प्लेन है एंड कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करके ट्रांसलेट कर रहा है लाइक अ डिस्क और मे बी इवन अ सिलेंडर, जो भी. द एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ओके, सो लेट्स से कि किसी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है. नाउ दिस फोर्स में भी ग्रेविटी और इट मे बी सम एक्सटर्नल फोर्स, कुछ भी, मैं एकदम जनरल बात कर रहा हूँ. एंड लेट्स से कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये मेरा इस पॉइंट के थ्रू मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गोइंग. ऑलराइट, सो द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड दिस इज द पॉइंट. ओके, लेट्स से कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r वेक्टर. ऑलराइट, एंड लेट्स से कि इस पॉइंट का इस इंस्टेंट पे कुछ वेलोसिटी v वेक्टर. सो मुझे करना क्या है, आई वांट टू चेक कैन आई राइट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अबाउट द IOR. मतलब क्या, लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. एक एग्जांपल ऐसा है कि मेरे पास एक रॉड है एंड वो स्लाइड कर रहा है. इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा? वी लुक एट द वेलोसिटीज. अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो तो वो नीचे की तरफ है, इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो तो ऐसे है, तो मैं उससे परपेंडिकुलर्स बना दूंगा, इससे भी परपेंडिकुलर्स बना दूंगा. तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू गेट द लोकेशन ऑफ द IOR. व्हाई? दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस दैट द वेलोसिटी is perpendicular to the distance from the point to the IOR, because IOR का मतलब ही क्या है कि that is acting like the axis of rotation at that instant. इसका मतलब the velocity of any point of the rigid body can be written as omega cross r. omega r लिख सकता हूँ when r is measured from the IOR. So every point is as if it is performing circular motion at that instant about the IOR. So velocity obviously must be perpendicular to the radius measured from the IOR. ठीक है, so this velocity must be perpendicular to this radius. ये नीचे का वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस. सो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर्स लेके इंटरसेक्शन लेके IOR का लोकेशन मिल गया. सो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, सब स्मूथ है, एंड एक ग्रेविटी लग रहा है. सो अगर मैं बोलूँ ये मेरा कोई r वेक्टर है, सो कैन आई से r क्रॉस mg वेक्टर. ठीक है, कैन आई से r क्रॉस mg, उसका मैग्नीट्यूड is it equal to I alpha where I is measured about the IOR? This is my question. The question I want to answer is किसी जनरल इंस्टेंट पे वो रोटेट कर रहा है, कुछ उसका एंगुलर वेलोसिटी भी है. Can I say कि r क्रॉस mg about the IOR is I alpha? ये नॉर्मल फोर्सेस का तो टॉर्क जीरो हो गया, राइट? Because they're going through the IOR. But can I say torque of gravity is equal to I alpha? This is the first example. इन सारे एग्जांपल्स को मैं एक ही जनरलाइज बैनर में इस चीज को एनालाइज करके आंसर करने वाला. अब सेकंड एग्जांपल भी बताता हूं कि मेरे पास एक रॉड है, जो जिसको वर्टिकल से रिलीज कर, थोड़ा सा पुश करके रिलीज कर दिया ना स्मूथ सरफेस. तो वो क्या करेगा, ऐसे करके स्लाइड करेगा, एंड ड्यूरिंग दिस मोशन व्हेन द बॉटम इज स्लाइडिंग, where is the IOR? The bottom is going to perform straight line motion
and smooth surface hai, so the only forces that are acting on this rod are gravity and normal force, both of which are vertical, and therefore the center of mass will only have vertical motion, because initially center of mass को रेस्ट से रिलीज कर दिया, फिर जब ये स्लाइड होके गिर रहा है तो इस तरीके से स्लाइड हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज ओनली गोइंग टू बी वर्टिकल, तो वो मोशन से वर्टिकल होगा, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऐसे वर्टिकल है. अगेन परपेंडिकुलर्स बनाता हूं मैं टू द वेलोसिटीज, एंड देयरफॉर दिस इज माय I/R. ठीक है. सो यहां पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक mg एंड एक नॉर्मल, and this is rotating. It has some angular velocity, it has some angular acceleration. Now once again, the position vector of the center of mass from the I/R is this r vector. Can I write r cross mg should be equal to I alpha, where I is about the I/R. Can I write this? This is the question. Surprisingly, the answer to these are not the same. एक और एग्जांपल देता हूं, हम लोग ये सब आंसर करेंगे. All of these will get answered in one equation that I'm going to write. स्टैंडर्ड, सबसे स्टैंडर्ड चीज जो हमारे पास है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, लेट से रोल कर रहा है, तो रोलिंग में I/R कहां पर होता है? बॉटम पॉइंट, बिकॉज उसका वेलोसिटी कितना है? 0 है उस इंस्टेंट पे. लेट से कुछ फोर्स लग रहा है इस पे, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्क है. सो द नॉर्मल फोर्स विल बी दिस वे, ग्रेविटी विल बी दिस वे, एंड एक फोर्स. ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का फ्रॉम द I/R, फ्रॉम दिस I/R. सो कैन आई राइट r क्रॉस f, उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू I अल्फा, वंस अगेन I अबाउट I/R. And lastly, let's say कोई नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लेट्स से द सेंटर ऑफ मास इज समवेयर हियर, नॉट एट द सेंटर. रोल कर रहा है, तो ये बॉटम पॉइंट के थ्रू तो I/R जा ही रहा है, whether it is uniform or non-uniform doesn't matter. The bottom point has instantaneous zero velocity, so that is of course the point through which the I/R is passing. It doesn't matter center of mass कहाँ पर. Forces क्या लगेंगे? एक normal, एक gravity, and let's say यहाँ पे बस दो ही forces है, मतलब कोई external force नहीं है, मतलब कोई ऐसा F force नहीं. Now if I draw the position vector, ये मेरा R vector बन गया. Now can I write R cross mg, उसका magnitude about the I/R. Is this equal to I alpha? So all of these 4 different examples, and very much any of these 4 examples, this is the most common that you encounter, but ये सारे भी तुमने encounter शायद किए होंगे JEE Advanced के studies में, ये पता नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा rare है example. Anyway, all these 4 examples can be treated by the one same equation that I'm going to not talk about. Okay, if you want you can pause the video and think about what is the answer to all of this. Can we write this R cross mg equal to alpha? Okay, alright, so let's come to the general body that is rotating as well as translating. So अगर मैं इस पॉइंट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मैं अभी एक ही फोर्स कंसिडर कर रहा हूं, बट देयर कैन बी मल्टीपल फोर्सेस, द एनालिसिस विल बी वेरी मच द सेम. मैंने बोला कि इस पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर है, एंड यहां पे मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. नाउ कैन आई राइट दैट f डॉट v, ये क्या है? There is a rate of work being done by the external force should be equal to the rate of change of kinetic energy. Kinetic energy में लिख सकता हूं half I omega squared, where I is measured about the IO. Let me take another marker. So मैंने लिखा है rate of work done by the external force should be equal to rate of change of kinetic energy. Just work energy theorem. And moment of inertia is measured about the IR. This equation is fine. Now because
because this IOR यहाँ पर है, because this position vector R, so I can write V as omega cross R, where R is measured from the IOR. That is the whole point, that is the whole meaning of IOR. Every point at that instant is performing circular motion about the IOR. So I can write V equal to omega rho. तो मैं लिख सकता हूँ F dot omega cross R should be equal to, अब इसको मैं differentiate करता हूँ, half I dot I'm using dot as just a short notation for derivative with respect to time. ठीक है, so half I dot omega square plus half I 2 omega dot omega square को differentiate किया with respect to time. यहाँ पे ऐसे moment of inertia को भी मैंने differentiate करना पड़ा मुझे, because the instantaneous axis of rotation will keep changing with time, right? It's not fixed axis, it's changing with time, and therefore the moment of inertia of the body may also change with respect to the instantaneous axis of rotation. It may change with time. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हाफ आई डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई 2 ओमेगा ओमेगा डॉट. ओके, नो इस चीज को अगर थोड़ा सा केयरफुली देखें, दिस इज मेरे पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, एफ डॉट ओमेगा क्रॉस आर, उसको रीअरेंज करता हूँ. ए डॉट बी क्रॉस सी, आई कैन राइट इट एज बी डॉट सी क्रॉस ए, सो आई कैन राइट इट एज ओमेगा डॉट आर क्रॉस एफ. करेक्ट, मैथमेटिकल आइडेंटिटी ये बन जाएगा. उसको ये कुछ नहीं, राइट हैंड साइड पे तो कुछ चेंज नहीं किया, ओमेगा डॉट अल्फा बन गया. ठीक है, नाउ व्हाट इज आर क्रॉस एफ? टॉर्क अबाउट द आयोर. नाउ वन थिंग आई हैव टू से दैट व्हेन आई एम सेइंग टॉर्क अबाउट द आयोर, एक्चुअली ये फ्रेज का करेक्ट मतलब है टॉर्क अबाउट द आयोर इन द फ्रेम ऑफ आयोर. Okay, now IOR may be accelerating, and therefore if I use the phrase torque about IOR, I should also include the torque of the pseudo force that may come because of the acceleration of IOR. तो यहाँ इस एपिसोड में मैं उसके बारे में नहीं बात करने वाला हूँ. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो R क्रॉस F है, that is only torque due to the real forces. करेक्ट, तो बस ये जो है, I'm writing it as omega dot torque z about the IOR, omega dot torque about the IOR, but this is the torque of the real force, not pseudo force, about IOR. I'm only now talking about the torque about the real force. उसी चीज को मैं एनालाइज करने वाला हूँ इस एपिसोड में. Now this is something that you may actually have been able to write without doing this calculation, because अगर तुमको पता है टॉर्क का पावर कैसे लिखा जाता है, that is टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट. ऑलराइट, तो यहाँ इससे मैंने बेसिक्स से कैलकुलेट डिराइव किया है, मतलब आई अराइव्ड एट द स्टेप बाय जस्ट डूइंग दिस बेसिक कैलकुलेशन, बट इफ यू ऑलरेडी नो दिस यू कुड हैव जस्ट रिटन इट डायरेक्टली. एनीवे, एंड राइट हैंड साइड पे यही सब चीज है. ठीक है, half I dot omega square plus I omega alpha. Now omega dot torque, omega क्या है? Omega k cap. So can I just divide by omega on both sides? तो ये omega vector by omega becomes the k cap unit vector. K cap dot torque becomes the torque का z component. And यहाँ पे देखो क्या बच रहा है? I alpha, which we love to see. Torque equal to I alpha is what we want. However, there is another term here. Now this term is spoiling this equation. We want this. We would like to see this equation. Unfortunately, we don't have this equation because एक और term है यहाँ पर. Okay, तो ये चीज है. This is the fundamental equation. If you are going to write torque about the IOR, torque due to real forces. All right. If you want to write torque equal to I alpha about the IOR, and I'm talking about torque due to real forces, so you cannot actually write equal to I alpha. In general, that is not valid. So you have to, there is an additional term here. Okay? Now, can we apply this here? So the conclusion in general is, do not write torque equal to I alpha. If you're writing torque only of real forces, do not write torque equal to I alpha about the instantaneous axis of rotation. Physically, what does this term mean? अभी जो मैंने बोला है उससे तुमको हिंट आ गया होगा कि physically what does this term mean? Alright, तो ये चीज
you can put it in the comment section what does this term actually mean, क्योंकि मैंने अभी already mention कर लिया है, तो I think you should be able to deduce what this means. And I've actually explored this entire thing in my problem solving course in a different manner without doing this work energy theorem से नहीं explore किया है. वहाँ पे I've explored it from the frame of IOR. So if you are already enrolled in my problem solving course and if you watch those IOR के lectures, then you will be able to quickly identify this term, physical meaning. Anyway, so that is not the point in this episode. I want to exactly talk about these particular 4 examples which you will commonly encounter in advanced and Olympiads and apply this equation there. So now let's talk about this. R cross mg equal to I alpha. Can I write this equation for this situation? थोड़ा pause, if you can, you pause the video and try and think for yourself. Can I write this? किस condition में torque equal to I alpha is valid here? So the torque equation, this is the equation that we generally write. Torque about the axis of rotation, which is the z component of torque, which is the torque about axis of rotation, is equal to I alpha. यही हम लिखते हैं हमेशा बिना सोचे. But IOR का about लिखते वक्त एक additional term आ रहा है. So when is this valid? It is valid if I dot equals 0 or omega equal to 0. This is the condition. ये चीज चेक करना है. Alright. Whenever you are writing torque equal to I alpha but IOR, you have to check either this or this should be satisfied. तो अगर मैं इस particular example की बात करूं, किसी जनरल इंस्टेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा. अगर मैंने बोला कि इनिशियली रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो ऑफ कोर्स वी कैन अप्लाई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा बिकॉज ओमेगा इज 0, राइट. बट किसी जनरल इंस्टेंट पे अगर एंगुलर वेलोसिटी 0 है, एंगुलर वेलोसिटी नॉन 0 है, तो कैन वी अप्लाई दिस? वी हैव टू चेक इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट और नॉट. नाउ कैन आई राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the IOR as ICM plus some md squared, where is अगर center of mass है तो this distance is d, right? Parallel axis theorem, ICM plus md squared. So ultimately the question boils down to asking, is the distance of the center of mass and between the center of mass and the IOR, is it a mathematically fixed value or not? Bas. Let's look at now case by case. इस केस में what is this distance? अगर मैं ये rectangle consider करूं, this 4 points forming this rectangle, this diagonal from the left corner, left top to bottom right is my rod, correct? If I ask you what is the distance between the IOR is here, center is center, what is this distance? Can you see that is nothing but half the other diagonal of the rectangle. ये half है पूरे diagonal का, तो obviously उसका length should be half the length of the rod. वो fixed है, and therefore we can apply torque equal to I alpha. Yes, we can, because moment of inertia about the IOR, ये जो distance है equal to L by 2 है, where rod का length L है. Rod का length L है, उसका आधा distance है, तो constant है. So the moment of inertia in this is 0. Rate of change of moment of inertia is 0. Therefore, we can apply torque equal to I alpha even when it is in the process of rotating, even when it has some angular velocity. Okay. All right. अब ये वाला केस देखो. So why is this important? Like, why do we have to write about IOR? Why not just write about center of mass? Why is this conclusion useful to us? Because इससे question solving बहुत easy हो जाएगा. अगर angular acceleration चाहिए मुझे इस केस में, तो don't write torque about center of mass, because वो normal forces के भी तो torque आएंगे जो normal forces unknown है. But moment of inertia, but torque about IOR तो हम gravity का तो easily लिख पाएंगे, ये तो हम लिख पाएंगे, एंगल वगैरह दिया जाएगा तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से डायरेक्टली तुम्हारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा. ओके, so that is why we are doing all of this, to simplify our ultimate calculation. Now what about this? सोचो, pause the video and think about, is this valid? Now you should be able to figure it out. Here इनिशियली अगर रेस्ट से रिलीज करके छोड़ा गया, अगर इनिशियली सपोज इस एंगल से उसको रेस्ट से रिलीज किया
and they ask you initial angular acceleration, then go ahead with torque equal to I alpha. Torque of gravity is equal to I alpha about the IR. Simple है. क्यों? क्योंकि ओमेगा 0 है initially. Just after releasing, you can get the angular acceleration directly. But if it is suppose released from the vertical and उसको स्लाइड पुश करके छोड़ दिया and फिर रोटेट करा, अब उसका angular velocity तो कुछ होगा non-zero. So now we have to check whether moment of inertia is changing or not changing about the IOR. So in this case, it should be obvious कि it is changing because ये angle अगर कुछ theta है, तो ये angle theta है. So ये जो distance है between IOR and center of mass, obviously that will depend on theta, which is changing with time, right? So this is not zero. So torque is about the IOR. You cannot write the torque of mg. You cannot write this. Torque of mg is equal to alpha at a general instant. Okay. इसको अगर angular acceleration calculate करना ही है तो कैसे करेंगे? That is a topic of another video. But I will discuss this. Well, if you are already in a problem solving course, you will already know how to do this in the general case. But मैं just orally बोल देता हूँ इसको. You should write energy conservation and then differentiate the energy. All right. Basically this. ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वैसे बेसिक से करना तुमको. ओके. मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसा फंक्शन ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये इक्वेशन पूरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. ओके. व्हाट अबाउट दिस? अब ये तो बहुत ही सिंपल है. यस यू कैन राइट. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास एंड आईओआर के बीच का डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है. ओके. और हियर यू कैन नॉट राइट बिकॉज जैसे जैसे रोल कर रहा है वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो रहा है. डिस्टेंस फ्रॉम द आईओआर इज आल्सो चेंजिंग विद टाइम. सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर पे नहीं है. सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास का भी मोशन कुछ कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द आईओआर इज ऑब्वियसली चेंजिंग. सो दिस इज नॉट जीरो. सो यू कैन नॉट राइट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. ऑलराइट. ओके. सो दैट इज हाउ you should understand when you cannot write torque equal to alpha of real forces about the IOR, right? अगर तुम लिख पाते हो then that will simplify our calculations very easy like this. and ये तो बहुत ही common case है जो हम हमेशा पढ़ते हैं. standard concept है, हमेशा हम IOR के वर्ड लगा के आगे बढ़ जाते हैं. but the real reason is this. Alright, so I hope you've enjoyed this episode. And ऐसे मैं और भी episodes लेकर आता रहूँगा for JEE Advanced 2026 in the coming days. I hope your preparation is going well. Let me know in the comment section how you enjoyed this episode. I will see you next time and I will see you at the top.